हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग संबुद्धि सिविल सर्विसेज के इस चैनल पे कंप्लीट कर रहे हैं आर एस शर्मा की एशियंट हिस्ट्री की किताब। उसी में आगे चलते हुए हम पहुंच चुके हैं मगध के उदय पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी जैनिज्म के बारे में, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी बुद्धिज्म के बारे में। जो दो नए धर्म जो भारत में जन्मे उसके बारे में हमने बात करी थी कि उनकी क्या क्या विशेषताएं, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिससे वो जन्म लिया उन धर्मों ने। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद के बारे में। मैंने आपको बताया था कि भारत में अगर आप देखोगे तो कितने प्रमुख जनपद आपको मिलेंगे, 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो महाजनपद आपको देखने को मिलेगा वो है मगध। मगध क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना स्प्रेड हो पाया मगध का इन्फ्लुएंस, आज ये सारी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ इस चैप्टर में जिसका नाम है मगध का उदय। चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। मगध, बात करें बड़े राज्यों की उदय की शर्तें कौन कौन सी थी। भाई इतने बड़े जो जनपद और महाजनपद बन रहे थे इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, इसको जानने की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि भाई किस तरीके से हड़प्पा जो पहली नागरिक जो शहरी सभ्यता थी उससे अगर आप देखोगे वैदिक और उत्तर वैदिक काल तक जो सभ्यता थी वो कैसी थी, वो ग्रामीण थी, वो रूरल सिविलाइजेशन था। लेकिन उसके बाद जैसे जनपद आएंगे हम कह सकते हैं ये दूसरा नगरीकरण था। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं जिससे इतने बड़े राज्य, इतने बड़े जनपद जो महाजनपद बन गए वो बने। तो मगध का उदय अगर आप देखो क्षेत्रीय राज्यों के विकास और सफलता का कारण, और कब हो रहा है ये 600 ईसा पूर्व पे हो रहा है। ये किसके लिए जरूरी है, यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा में आप पाओगे कि यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस अध्याय में मगध के उत्कर्ष के पीछे छिपे हुए भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक रहस्यों का खुलासा करेंगे जो आपको आर एस शर्मा सर की किताब में देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। परिचय, जो 6 सेंचुरी है, शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। ये सब चीजें कब हो रही हैं, छठी जो 6 जो शताब्दी है ईसा पूर्व की वो उस समय हो रहा है। उससे पहले हमने देखा था कि 1000 बीसी के आसपास क्या हुआ था, आर्यों का आप आर्य जब लोग आए थे वो 1500 के आसपास आपने देखा था, और 1500 से 1000 तक आप पहुंचोगे तो आर्य लोग यहाँ पे स्थायी आप उनको देखने को पाओगे। उस समय आपने ऋग वैदिक काल देखा, उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया 3 वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक और लास्ट में उपनिषद लिखे गए। ठीक है, वो सब चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। ये जो समय था कैसा समय है, ये धार्मिक क्रांति का युग है जब लोग शिफ्ट हो रहे हैं एक नए धर्मों की तरफ, जैनिज्म की तरफ और बुद्धिज्म की तरफ। ये वह समय था जब पारंपरिक वैदिक धर्म में जटिल कर्मकांडों के विरुद्ध जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य 62 नए संप्रदायों का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि जो धर्म था उस समय वो उसमें बहुत सारे कर्मकांड आ गए थे, और वो कर्मकांड कैसे हो गए थे, वो जटिल कर्मकांड हो गए थे। जटिल कर्मकांड भी ऐसे जिनको परफॉर्म करने के लिए, जो रिचुअल्स है उनको परफॉर्म करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही थी, हमेशा आपको पुरोहित की जरूरत पड़ रही थी। और वो जो पुरोहित है वो बहुत बार सैक्रिफाइस करवाया करते थे। तो उन सब चीजों से बचने के लिए नए धर्म बन रहे थे, और कितने धर्म, जैन और बुद्ध के अलावा 62 नए संप्रदायों का उदय हो रहा था। ये तो था धार्मिक क्रांति यहाँ पे आ रही। तो पहला कारण आप समझे यहाँ पे। दूसरा कारण, और उस समय की अगर अपन बात करें तो आर्थिक परिवर्तन हो रहा था। क्यों आर्थिक परिवर्तन हो रहा था? क्योंकि अब लोहे का, आयरन का व्यापक प्रयोग हो रहा था, और व्यापक प्रयोग के बाद आप देखोगे धान की जो खेती है वो अच्छी हो रही थी, और जो धान की खेती के बाद जो धान की फसल है उसमें लगातार क्या देखने को महसूस हो रहा था, वो वृद्धि हो रही थी, सरप्लस प्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तीसरी अगर अपन बात करें, राजनीतिक संक्रमण, जनजातीय संरचना कमजोर हुई और उसके स्थान पर स्थायी सीमा वाले क्षेत्रीय राज्य, जिनको हमने देखा था, हमने जन और जन से क्या बना था, जनपद बना था, जनपद स्थापित हुए जो अंततः महाजनपदों में बदल गए। तो पहले वो लोग जो लोग घूम रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, अब खेती अच्छी हो रही है, आपके पास आयरन आ गया है, तो एक स्थायित्व
और क्षेत्रीय राज्यों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और चौथा, संकल्पनात्मक मोड़, यह संक्रमणकालीन चरण पहली बार उत्तर भारत में एक विशाल केंद्रीकृत और एक बड़े साम्राज्य की नींव रखने के लिए आवश्यक भौतिक जो भी जरूरत है एक बड़े साम्राज्य की, वो सभी जरूरतें अब धीमे धीमे आपको क्या देखने को मिल रही है, वो पूरी होती हुई आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब कुछ समय बाद अब आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बड़ा विशाल राज्य आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम किस रूप में जानेंगे, महाजनपद के रूप में जानेंगे। बड़े राज्यों के उदय के वैचारिक जो शर्तें हैं, सबसे पहली जो प्रमुख जो इंपॉर्टेंट रीजन जो बड़े राज्यों के पीछे रहा, वो था लोहे की भूमिका। अगर लोहा नहीं मिलता, लोहे की खोज नहीं होती, तो हो सकता है ये जो बड़े राज्य जिनको हम महाजनपद कह रहे हैं, वो शायद नहीं बनते। लोहे का वितरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार जो मगध का क्षेत्र है, इसमें लोहे का उपयोग लगभग 600 ईसा पूर्व से व्यापक रूप में होने लगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का मगध वाला इलाका, यहाँ पे लोहे का उपयोग भरपूर हो रहा था। और कब से शुरू हो गया था, 600 ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। और लोहे का उपयोग कहाँ हो रहा था, इससे कृषि उपकरण बनाए जा रहे थे, विशेषकर हल जो है वो अब आपका कैसा देखने को मिलेगा, लोहे का देखने को मिलेगा। आपने अगर थोड़ी बहुत भूगोल पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाला इलाका, यहाँ पे बहुत सारी नदियां पाई जाती है और नदियों के किनारे किनारे आपको मैदान मिलेंगे। और मैदान भी आपको पता होना चाहिए, खादर और बांगर मैदान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जलोढ़ मृदा कैसी होती है, काफी टाइट होती है। अगर इसको लोहे का हल मिल गया और लोहे के हल से आपने इसको क्या कर लिया, इसको उलट पुलट कर लिया, तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल मिट्टी है, फर्टाइल मृदा है। कठोर जलोढ़ मिट्टी की जुताई को आसान बना दिया इसने, और जिसने खेती का रकबा और गहराई दोनों बढ़ी। और जब आपकी मिट्टी अब आप काम में अच्छे तरीके से इसको ले सकते हो, तो क्या होगा, सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो कृषि उपकरणों में जैसे लोहे के हल यूज होना शुरू हो, तो आप देखोगे जो एग्रीकल्चर, उसमें सरप्लस प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब कृषि जो है वो क्या होगा, बहुत ही फायदेमंद कृषि होगी। वन विनाश, अब वनों की कटाई बहुत आसानी से हो गई। जो तराई क्षेत्र थे, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र हैं, वहां पे जो वन थे, आपको पता होगा कि 1500 से 1000 BC तक आप देखोगे तो ये लोग कहाँ पे थे, ये लोग सिंधु घाटी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, सिंधु नदी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद धीमे धीमे ट्रांसफर होना शुरू होते हैं किस तरफ, गंगा की तरफ, गैंगेटिक वैली में आना शुरू हो जाते हैं। जब गैंगेटिक वैली में आना है तो यहाँ के वनों को क्या करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा। और वन, इससे पहले जो चालकोलिथिक एज है, उसमें जो चालकोलिथिक कॉपर से आप क्या नहीं काट सकते, वनों को नहीं काट सकते, बड़े बड़े पेड़ों को नहीं काट सकते। लेकिन जैसे लोहे की खोज हुई, अब लोहे की कुल्हाड़ी से आप क्या कर सकते हो, वनों की आसानी से कटाई कर सकते हो। और सैन्य लाभ, लोहे के मजबूत और जो हथियार थे जैसे तलवार, भाले और तीर, शासकों को एक विशाल और शक्तिशाली जो स्थायी सेना है उसको बनाए रखने में मदद मिली। तो अब आप देख रहे हो कि भाई सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, टैक्स भी आसानी से मिल जाएगा। दूसरी चीज, अब आप क्या कर सकते हो, वनों का विनाश कर सकते हो, इसका मतलब एरिया बहुत इंक्रीज कर सकते हो। तीसरी चीज, अब आप हथियार बना सकते हो, आप तलवार बना सकते हो, ढाल बना सकते हो, भाले बना सकते हो, तीर बना सकते हो। ये सारे हथियार अब लोहे के आप बना सकते हो, ठीक है, जो हल्के होंगे और जिनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा होगी। ये सभी चीज किसकी, आप देख रहे हो किसकी नींव बना रहे हैं, एक बड़े साम्राज्य की नींव बना रहे हैं। तो पहली चीज हमने देखी, जो प्रमुख शर्त थी एक बड़े राज्य बनाने की, उसमें लोहे की जो भूमिका है वो हमने देखी। दूसरी क्या चीज है, दूसरी है जो कृषि अधिशरण है, कृषि जो सरप्लस है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा कि भाई अब लोहे की खोज हो चुकी है, अब आपके जो हल होंगे वो किससे बने होंगे, लोहे से बने होंगे। साथ ही साथ अब आप कृषि करने के लिए जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा कृषि होगी, और एरिया बड़ा करने के लिए आपको वनों की कटाई करनी पड़ेगी। अब चूंकि आपके पास लोहा है, लोहे की कुल्हाड़ी है, लोहे से कुल्हाड़ी बनाई जा सकती है, तो अब आप क्या कर सकते हो, वनों को काट सकते हो। तकनीकी नवाचार, लोहे के हल के फाल के साथ साथ ही धान की रुपाई, पैडी ट्रांसप्लांटेशन की तकनीक का ज्ञान इस क्षेत्र में उत्पादन को अधिकतम करने में निर्णायक सिद्ध हुआ। पैडी कल्टीवेशन आपने सुना होगा कि पहले एक छोटी सी जगह में धान के बीजों को रोपा जाता है और बाद में सब जगह शिफ्ट किया जाता है, पानी से भरा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैडी कल्टीवेशन कहते हैं। तो इस तरह की तकनीक अब कहाँ पे इन लोगों को पता लग गई, और साथ ही साथ लोहे की खोज हो गई। तो दोनों चीजें जब मिली तो बहुत तेजी से क्या होने लगा, कृषि अधिशेष होने लगा
सरप्लस प्रोडक्शन आपको कृषि का देखने को मिलेगा। उर्वरता का लाभ, मध्य गंगा के मैदान में अत्यधिक उर्वरक जलोढ़ मिट्टी में चावल का उत्पादन और अन्य फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में कई गुना अधिक था। आज भी अगर हम बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, बंगाल की बात हो, आप पाओगे कि जो धान की खेती, जो चावल की खेती, वो बहुत अधिक मात्रा में इन क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो राइस है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको पानी ज़्यादा चाहिए और इन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता काफ़ी अच्छी है। बस आपको क्या चाहिए था? मृदा को, जो जो कठोर मृदा है उसको आपको सॉफ्ट करने की ज़रूरत थी। जैसे ही वो मृदा सॉफ्ट हुई, अब आप आसानी से क्या कर सकते हो? खेती कर सकते हो। तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जिस चीज को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, आपने वो फसल यहाँ पे उगाना शुरू कर दिया। गैर उत्पादक वर्ग का भरण पोषण, इस विशाल कृति अशिशेष जो एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा था, इन्होंने क्या किया? गैर उत्पादक वर्ग जैसे कि शासकों, पुरोहित, प्रशासकों और सैनिकों को भोजन तथा संसाधन प्रदान किए। अब आप सोचिए, अगर आपको एक राज्य बनाना है तो राज्य में आपको सेना चाहिए। अब सेना जाके खेती तो नहीं कर सकती, लेकिन सेना को खाने के लिए खाना तो चाहिए। तो किसान क्या कर सकते हैं? अब किसानों के पास सरप्लस प्रोडक्शन है, वो किसान सरप्लस प्रोडक्शन किसको दे सकते हैं? अपना राजा को दे सकते हैं, जिससे वो अपनी एक बड़ी जो स्थायी सेना है उसको क्या कर सकता है? खाना खिला सकता है। तो अब जो गैर उत्पादक वर्ग है उसके भी भरण पोषण के लिए अन्न और अनाज दोनों ही क्या थे? उपलब्ध थे। राजस्व का आधार, शासकों को करों के रूप में ये अधिशेष प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें अपनी सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थिर वित्तीय आधार मिला। तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जो था राजाओं के लिए, वो अब क्या बन गया? ये एग्रीकल्चर सरप्लस बन गया। फिर एग्रीकल्चर सरप्लस से टैक्स आना शुरू हुआ और उस टैक्सेशन से क्या हुआ? जो रूलर है, जो वहाँ का शासक है, वो क्या कर सकता था? अपनी स्थायी सेना को संभाल सकता था, अपने प्रशासन को और अच्छे से कर सकता था, लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम कर सकता था। तो अब उसके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गया। किसकी वजह से? एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से। तो ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से बड़ा राज्य की नींव रखी जा रही थी। तो अगर आप आगे देखोगे तो क्षेत्रीय की भावना, जन टू जनपद, तो वो जो क्षेत्रीय की भावना है, अगर आज भी आप देखोगे तो भारत भारत क्यों है? क्योंकि हम सब लोग क्या हैं? भारतीय हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम लोग क्या हैं? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। इस कारण आज भी भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता पर कोई खतरा नजर नहीं आता है। ठीक है, तो वही भावना इस समय उन लोगों में, उस जनपद में जो रहने वाले लोग हैं, उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके पास अपनी अब एक आइडेंटिटी मिलने लगी है, वो भावना उनमें अंदर जाग चुकी थी। निष्ठा का परिवर्तन, ऋग्वैदिक काल में लोगों की प्राथमिक निष्ठा अपने जन या कहूं तो कबीले या जनजाति के प्रति थी, जो खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश जीवन जीते थे। हमने देखा था उस समय कहीं पे किस तरह के कल्टीवेशन हो रहा था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो रहा था। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो अब जो ये जो निष्ठा है, जो पहले अपने कबीले के प्रति हुआ करती थी, अपने जन के प्रति हुआ करती थी, वो धीमे धीमे बदलना शुरू हो गई और किसके प्रति हो जाएगी? जनपद की। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। वो नहीं चाहता कि बार बार उसको क्या करना पड़े? एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। तो वो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था? एक बड़ा जो राज्य है, जो जिसको हम कह रहे हैं महाजनपद है, वो प्रोवाइड कर रहा था क्या? स्टेबिलिटी। क्षेत्रीय पहचान, स्थायी कृषि बस्तियों के विकास के साथ साथ जन ने एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसे जनपद या क्षेत्रीय इकाई कहा गया। अब फिर से वही बात, आपको कृषि करनी है, कृषि करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक एरिया चाहिए, एक क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए? आपको एक क्षेत्र चाहिए। तो जिस क्षेत्र पे आप कृषि करोगे, इससे आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी और वही आइडेंटिटी क्या कहलाएगी? आपकी क्षेत्रीय पहचान कहलाएगी। तो ये जो इलाका जिसको आप, जहाँ पे आप कृषि कर रहे हो, यही किसमें परिवर्तित हो गए? जनपद या एक क्षेत्रीय इकाई में परिवर्तित होना शुरू हो गए। सत्ता का स्रोत, अब शक्ति का स्रोत कबीले की वंशावली नहीं, बल्कि उस क्षेत्र का नियंत्रण और राजस्व बन गया, जिसने शासकों को अपने कबीले से बाहर के लोगों को भी शामिल करने की अनुमति दी। अब आप एज अ किंग सोचो, आपको क्या करना है? अपना राजस्व बढ़ाना है, आपको क्या करना है? अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। तो आप क्या चाहोगे? कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोग हों जो मुझे क्या दे सकें? ज्यादा से ज्यादा कर दे सकें, बलि दे सकें। तो अब बाहर के लोग भी मेरे इलाके में आ सकते हैं, मेरे राज्य के अंदर आ सकते हैं। परमिशन अब कौन दे देगा? वहां का राजा दे देगा।
मगध का मॉडल, अगर मगध के मॉडल की आप बात करें तो मगध के उदय में ये स्पष्ट रूप से देखा गया, जहां लोगों ने अपने कबीले की बजाय मगध राज्य की संप्रभुता के प्रति मजबूत निष्ठा विकसित की। क्यों? क्योंकि उन्हें सब चीजें मिल रही थी, उनका निष्ठा का परिवर्तन हो रहा था कबीले के प्रति एक बड़े राज्य के लिए। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी उन्हें मिल रही थी। दूसरा, उनको क्षेत्रीय पहचान मिल रही थी कि हम सब लोग मगध के निवासी हैं। तीसरी चीज, सत्ता का स्रोत अब उनके पास था। वो जो राजा है वो क्या कर सकता है? लोगों की भलाई के लिए काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अब उस राजा के पास राजस्व का स्रोत है। क्या है? राजस्व का स्रोत है। आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व थे, क्या वो मगध के पास मौजूद थे या नहीं थे। तो सबसे पहले आर्थिक घटक, कृषि अधिशेष की अगर अपन बात कर रहे हैं, बार बार एग्रीकल्चर सरप्लस की हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण पहली बार वस्तु विनिमय के बजाय धातु मुद्रा, पंचमार्क, कॉइन का प्रचलन और कर संग्रह की संगठित प्रणाली स्थापित हुई। किसी भी राज्य के लिए, आज भी हम बात करें किसी भी देश के लिए, उसका जो करेंसी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों करेंसी इंपॉर्टेंट है? इससे क्या हो सकता है? व्यापार आसानी से किया जा सकता है, लेन देन आसानी से हो सकता है। पहले अगर आप मगध से पहले आप देखोगे तो वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार किया जा सकता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अब लोगों को ये जरूरत महसूस हुई कि हमें हो सकता है ऐसी चीज की जरूरत पड़े जो सामने वाले के पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ ऐसी मुद्रा होनी चाहिए ताकि हम उसको खरीद सके। भाई आपको जरूरत है चावल की, लेकिन मेरे पास तो है गेहूं, तो क्या किया जाएगा? और आपको गेहूं चाहिए ही नहीं, तो क्या किया जाए? उस समय आपके पास क्या होनी चाहिए? मुद्रा होनी चाहिए। मेरे पास क्या होनी चाहिए? मुद्रा होनी चाहिए, ताकि मैं मुद्रा दे के क्या खरीद सकूं? चावल खरीद सकूं। तो इस तरह की जो सिस्टम है वो जनरेट होना शुरू हुआ, और यही जो पंचमार्क कॉइन है ये इकोनॉमी का क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। राजनीतिक घटक अगर आप देखोगे, केंद्रीकृत शासन, शासकों की महत्वाकांक्षा, एक पेशेवर और स्थायी सेना का गठन तथा एक प्रभावशाली नौकरशाही तंत्र का विकास, ये सभी चीजें एक राज्य के लिए आज भी आप देखोगे जरूरी हैं। कैसे? केंद्रीकृत शासन, क्या भारत में केंद्रीकृत शासन है? सेंट्रलाइज्ड क्या एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल, हमारा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों तरीके से गवर्नेंस आप देखोगे भारत में होता है। शासकों की महत्वाकांक्षा, उस समय के राजा क्या चाहेंगे कि मेरा एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मेरे पास राजस्व हो सकता है। तो मैं, हर शासक की महत्वाकांक्षा क्या होगी कि मैं बड़े से बड़े क्षेत्र को अपने अधीन लेके आऊं ताकि राजस्व क्या हो सके? बढ़ सके। एक पेशेवर स्थायी सेना, अगर बड़ा एरिया को अपने कब्जे में लेना, उस पर कंट्रोल करके रखना है, तो क्या चाहिए? बड़ी सेना चाहिए। तथा एक प्रभावी नौकरशाही, अब राजा को सलाह देने के लिए भी बहुत सारे लोग होने चाहिए, वो भी आपको वहां देखने को मिल रहे हैं नौकरशाही के रूप में। भौगोलिक घटक, राजधानी के लिए प्राकृतिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण व्यापारिक और परिवहन मार्गों पर नियंत्रण और सैन्य गतिशीलता के लिए आवश्यक खनिज की उपलब्धता, ये सब चीजें जरूरी हैं। भाई अगर राजधानी के पास ही प्राकृतिक सुरक्षा नहीं है, राजधानी मतलब जहाँ राजा रहता है, और उस राजा के पास ही अगर नेचर की सिक्योरिटी नहीं है, तो अब आसानी से उस पर आक्रमण किया जा सकता है। तो आप देखोगे जो किले बनाए जाएंगे वो कहाँ बनाए जाएंगे? या तो पहाड़ी के चारों तरफ बनाए जाएंगे, या पहाड़ी के टॉप पे बनाए जाएंगे, या जल दुर्ग बनाए जाएंगे, वाटर फोर्ट बनाए जाएंगे। महत्वपूर्ण और व्यापारिक परिवहन मार्गों पर नियंत्रण, ताकि क्या वसूल कर सको? आप टैक्स वसूल कर सको। और सैन्य गतिशीलता के लिए आवश्यक खनिज और संसाधनों की उपलब्धता, जो सेना के लिए, जैसे आपको लोहा चाहिए तो वो खनिज और वो संसाधन आपके राज्य में होने चाहिए। तो ये तीसरी चीज थी जो ज्योग्राफी पे डिपेंड कर रही थी कि वो राज्य बड़ा होगा या नहीं होगा। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां ये सभी आवश्यक भौगोलिक आर्थिक तत्व एक साथ उपलब्ध हुए। चाहे बात करें आर्थिक घटक की, चाहे बात करें राजनीतिक घटक की, चाहे बात करें भौगोलिक घटक की, तीनों ही चीजें आपको कहां देखने को मिल रही है? मगध में देखने को मिल रही है। तो इस बात से सुनिश्चित हो गया कि जो मगध राज्य है, कौन सा राज्य? जो मगध का राज्य होगा वो एक बड़ा राज्य, एक बड़ा महान जनपद बनेगा। और इसके बाद क्या शुरू होता है? मगध का उदय शुरू हो जाता है। परिणाम क्या हुआ? इन सब चीजों का मिलकर परिणाम यह हुआ कि मगध का उदय शुरू हुआ। साम्राज्य की प्रयोगशाला, 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक मगध विभिन्न राजनीतिक प्रयोगों, विजयों और आर्थिक विकास की प्रयोगशाला बन गया। बहुत सारी चीजें हो रही थी मगध में। मगध को हमने देखा कि सब चीजें मौजूद थी, तो क्या बन गया? एक प्रयोगशाला बन गया कि कौन सा वंश का राज्य आप यहाँ पे स्थापित होगा, किस तरीके से स्थापित होगा, वो राज्य कितना विस्तृत होगा, उस राज्य में टैक्स कैसे वसूला जाएगा, उस राज्य में कौन कौन लोग होंगे, ये सब चीजें कहाँ हो रही थी? मगध में हो रही थी।
प्रतिद्वंदी का विलय। मगध ने अपने सभी प्रमुख प्रतिद्वंदियों, चाहे बात करें अंग प्रदेश की, काशी की, कौशल की, अवंती की, एक एक करके या तो जीत लिया या कूटनीति के माध्यम से उन्हें कमजोर कर दिया। अब देखोगे कि बहुत सारे मगध में ऐसे राजा होंगे जिन्होंने क्या भेजे, अपने दूत भेजे, किसके लिए, ताकि वो सामने वाले राज्य को, सामने वाले जनपद को कमजोर कर सकें। जिसको कमजोर नहीं किया जा सकता उसके साथ क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। और ये दोनों काम अगर आप नहीं करना चाहते हो तो बहुत आसान तरीका है, क्या करो, आप एक रिश्ता जोड़ लो, एक रिलेशनशिप में आ जाओ। तो आप वहां की कोई भी राजकुमारी उससे क्या कर लो, शादी कर लो, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो साम दंड भेद सब आपको देखने को मिलेगा मगध के उदय में। केंद्रीय शक्ति, इन्हीं अनुकूल भौतिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने मगध को 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और एकमात्र साम्राज्य निर्माण की ओर अग्रसर होने वाले राज्य के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो मगध का झंडा अब आपको दिखेगा हर जगह आपको नजर आएगा और यह समझ में आएगा कि मगध बाकी सब 16 जनपदों में क्यों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 3 घटक तो हमने देखे, जो और बाकी जो चीज है कि कैसी तरह से प्रयोगशाला बना, बहुत सारे प्रयोग किए गए, साथ ही साथ प्रतिद्वंदी का विलय होते हुए आप देखोगे पूरे मगध के उदय में। ठीक है, समझते हैं महाजनपद की संकल्पना और स्रोत। अब एक बार महाजनपद जो शब्द है इसको बारे में समझ लेते हैं और इसकी संकल्पना कहां से है इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। महाजनपद जनपदों के विकास की चरम अवस्था थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान देश या बड़ा क्षेत्रीय राज्य। पहले जनपद है, जनपद छोटा इलाका है। अगर बहुत सारे जनपद मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, एक महाजनपद बना लेंगे, एक बड़ा क्षेत्रीय इकाई बन जाएगी आपके पास। तो उस बड़े क्षेत्रीय इकाई जिसपे एक राजा आपको देखने को मिलेगा और वहां के लोगों के पास क्या है, अपनी क्षेत्रीय पहचान है, उस इलाके को आप क्या कह दोगे, महाजनपद कह दोगे। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय जो है, इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय सूची मिलती है जो उस समय के राजनीतिक विभाजन को दर्शाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा बुद्धिज्म का कौन सा लिटरेचर है, कौन सी किताब है जिसमें 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे और सबसे विश्वसनीय जो सूची है वो देखने को मिलती है। याद रखना, जो अंगुतर है, अंगुतर निकाय जो है उसमें आपको ये 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलेगी। वहीं पे भगवती सूत्र, याद रखना, जो सूत्र शब्द आपको कहीं पे भी देखने को मिले इसका मतलब क्या है, वो कौन सा लिटरेचर है, वो जैनिज्म का लिटरेचर है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये आपको सही देखने को मिलेगा। तो भगवती सूत्र इस ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, हालांकि कुछ नामों और भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो दोनों ही किताबें, लेकिन ऑथेंटिसिटी किसकी ज्यादा है, अगुंतर जो निकाय है, जो बौद्ध ग्रंथ है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने अपने समय में मौजूद कई जनपदों का उल्लेख किया है जिससे इस युग की क्षेत्रीय राजनीति की जानकारी मिलती है। तो जिन जनपद और जिन महाजनपदों को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये सही में थे भी या नहीं थे, कोरी कल्पना है या नहीं है, ये तीनों जो किताबें हैं, चाहे बौद्ध ग्रंथ की बात करें, बौद्ध ग्रंथ में अंगुतर निकाय की बात करें, चाहे भगवती सूत्र की बात करें, चाहे पाणिनि का क्या है अष्टाध्यायी, ये तीनों ही ग्रंथ इस बात की क्या करते हैं, इस बात का सबूत है कि उस समय 16 जनपद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 महाजनपदों का वर्गीकरण। महाजनपद में किस प्रकार वर्गीकरण है महाजनपदों का, ये भी समझते हैं। तो आपको कुछ देखने को मिलेंगे, राजतंत्रात्मक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। यह राज्य वंशानुगत राजाओं द्वारा शासित थे। यहाँ राजा सर्वोच्च शक्ति रखता था, चाहे बात करें मगध की, कौशल की, वत्स की, अवंती की, इस श्रेणी के सबसे शक्तिशाली उदाहरण थे। तो कुल 14 जो महाजनपद हैं उनमें आपको मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे एक राजा होगा और राजा की वंशावली, इसका मतलब राजा का जो बेटा है वही क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा। आगे चलते हैं। क्या कोई रिपब्लिक भी थे जहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, गणराज्य आपको देखने को मिलेंगे? तो ये राज्य कुलीन वर्गों या विभिन्न कुलों के प्रमुख जिनकी सभाएं जो होती थी उनके द्वारा सामूहिक रूप से शासित होते थे। तो रिपब्लिक जो महाजनपद थे उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग कुल के जो सभापति थे वो आपको कहां देखने को मिलेंगे, उस सभा में देखने को मिलेंगे और उस सभा के आधार पर जो महाजनपद था उसका शासन किया जाता था। प्रमुख गण संघ आपको वज्जी और मल्ल सबसे प्रसिद्ध गणराज्य थे जो सत्ता के विकेंद्रीकृत मॉडल का पालन करते थे। तो आज से नहीं, देखो भारत में जो
जो डिसेंट्रलाइजेशन है गवर्नेंस का, वो कहाँ पे देखने को मिला था? वज्जी और मल्ल में आपको देखने को मिला था। तो विश्व को ये सीखना चाहिए भारत और भारत की इतिहास से कि किस तरीके से हम लोग जो गवर्नेंस की फॉर्म है जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, जो बाद में आपने देखा कि भारत ने भी जो अपना आज़ादी और आज़ादी के बाद भारत ने अपनाया जिसमें हम पंचायती राज सिस्टम समझते हैं, तो उसका उदाहरण कितना पहले हमको देखने को मिल रहा है, महाजनपदों में देखने को मिल रहा है। मगध की बात करें तो मगध साम्राज्य के विस्तार में इन गणराज्यों का विलय एक प्रमुख चुनौती और लक्ष्य था, क्योंकि राजतंत्रात्मक शक्ति को गण संघों की सामूहिक स्वतंत्रता को समाप्त करना आवश्यकता था। तो अगर मगध को बड़ा होना है तो इन गणराज्यों को क्या करना पड़ेगा? उनको समाप्त करना पड़ेगा, उनको विलीन करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि किस तरीके से मगध क्या करेगा, इन बहुत सारे महाजनपदों को क्या कर देगा, खुद में विलय कर लेगा। प्रमुख राजतंत्रात्मक राज्य जिनको हमने पढ़ा, तो 4 प्रमुख राजतंत्रात्मक राज्य आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 महाजनपद 600 ईसा पूर्व के बाद उत्तरी भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गए थे। कौन कौन से? मगध, कौशला, अवंती और वत्स। ये 4 प्रमुख जनपद आपको उत्तरी भारत में देखने को मिलेंगे और इनके बीच वर्चस्व के लिए लगातार क्या देखने को मिलेगा? संघर्ष देखने को मिलेगा कि कौन ज्यादा प्रभुत्वशाली है, कौन ज्यादा वर्चस्व वाला है। इन राज्यों के बीच की प्रतिद्वंदता ही प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास की मुख्य धारा थी, जिसे अंततः मगध ने अपनी भौगोलिक और आर्थिक श्रेष्ठता से तोड़ा। तो मगध के पास हमने देखा था 4 इंपॉर्टेंट, चाहे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, वो सारे जो पॉजिटिव पॉइंट थे वो किसके पास मिलेंगे? आपको मगध के पास मिलेंगे। इनिशियली सब लड़ रहे थे, लेकिन बाद में जो वर्चस्व है वो किसका हो जाएगा? मगध का हो जाएगा। अवंती और मगध के बीच 100 वर्षीय संघर्ष साम्राज्य निर्माण के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक चुनौती थी। तो मगध और मगध के साथ कौन देखने को मिलेगा आपको? अवंती। ये 100 इयर्स की राइवलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 100 साल तक इन्होंने युद्ध किया था, किसने? मगध ने और अवंती में। क्या लगातार सैन्य संघर्ष होता? नहीं, सैन्य के अलावा कूटनीतिक संघर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण था। मगध ने अंग काशी को विलय किया और कौशल, वत्स तथा अवंती पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करके अखिल भारतीय शक्ति बनने की ओर कदम बढ़ाया। तो आप सोचो, देखो कितने जनपदों को तो विलय ही कर लिया सीधे सीधे। कौशल जनपद की बात करें, वत्स की अगर अपन बात कर, अवंती, इन 3 जनपदों पर पे तो अपनी सर्वोच्चता स्थापित की, साथ ही साथ काशी और अंग को क्या कर लिया? विलय कर लिया। तो 1 2 3 4 5 जनपद किस में आके मिल जाएंगे? सीधे सीधे किसके अंदर आ जाएंगे? किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे साहब मगध के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। इनकी अगर अपन बात करें मगध की, तो मगध की राजधानी आपको राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है, पटना जो है आज का, और गया बिहार वाला क्षेत्र है। कौशल और अवंती इसके प्रतिस्पर्धा में आपको देखने को मिलेंगे। कौशल इसकी राजधानी है, श्रावस्ती ये आपको अयोध्या वाला जो क्षेत्र है उसमें देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश में बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। वत्स की अगर अपन बात करें तो कौशाम्बी, कौशाम्बी जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है उसकी बात करेंगे आप। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी, जो आज मध्य प्रदेश में आपको मालवा वाला जो रीजन है, उज्जैन वाला जो इलाका है, वो वहां पे आपको ये प्रमुख जो महाजनपद थे, जो राजतंत्रात्मक थे, वो आपको देखने को मिले। अब मगध के पड़ोसी महाजनपद पूर्व और पश्चिम में आप देखोगे तो कौन कौन से थे, तभी आप ये समझ पाओगे कि मगध को सबसे पहले किस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आपको देखने को मिलेगा अंग, अंग राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको कर्ण के बारे में पता होना चाहिए। तो उस महाभारत में भी किसका नाम आता है? अंग का नाम आता है। मगध के पूर्व में स्थित इस राज्य की राजधानी चंपा थी, जो गंगा नदी पर एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। अब आप फिर से याद कर लो, अगर आपको बड़ा राज्य बनना है, बड़ा जनपद बनना है, तो प्रमुख व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्रों, जो रास्ते हैं, परिवहन के जो रास्ते हैं, उन पे कंट्रोल होना चाहिए। और चंपा जो है, चंपा जो इलाका है, जो किसकी राजधानी है? अंग की जो राजधानी है, ये गंगा पर स्थित है और प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, तो इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरा चलते हैं मगध का लाभ। बिंबिसार द्वारा अंग का विलय मगध के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे मगध को पूर्वी व्यापार मार्गों और वहां के समृद्ध संस्थानों पर नियंत्रण प्राप्त हो गया। अंग का विलय जो बिंबिसार है किसमें कर लेता है? मगध में कर लेता है। अब ये जो चंपा है, चंपा अभी देखा व्यावसायिक केंद्र और बंदरगाह है, तो ये सारी जो भौगोलिक स्थिति का लाभ है किसको होना शुरू हो गया? ये शुरू हो गया मगध को होना। बात करते हैं काशी की, मगध के पश्चिम में स्थित है। तो आप सोचो, आपने जो पूर्व में स्थित है अंग, उसको ले लिया, उसका विलय कर लिया, और पश्चिम में स्थित है काशी, इसका भी आप विलय कर लोगे। स्थित काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो गंगा पर स्थित व्यापार मार्ग और एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगेन फिर से व्यापारिक मार्ग है, इस पे
कंट्रोल होना जरूरी है ताकि क्या आ सके, राजस्व आ सके। अंग और काशी के संसाधनों तथा व्यापारिक नियंत्रण ने मगध को वित्तीय और सैन्य विस्तार में सीधा योगदान दिया। अब काशी के भी जो संसाधन है वो मगध के काम में आ रहे हैं और अंग के जो संसाधन है वो भी किसके काम में आ रहे हैं, मगध के काम में आ रहे हैं। तो अब आसानी से क्या हो सकता है, मगध का विस्तार हो सकता है। चलते आगे, वज्जी महासंघ और संघ की अनूठी व्यवस्था। अब मैंने आपको बताया था वज्जी महासंघ इंपॉर्टेंट क्यों है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वज्जी संघ में क्या था। वज्जी महासंघ आपको उत्तरी बिहार में 8 कुलों का एक संघ था। कितने थे कुल थे इसमें, 8 कुल थे और 8 कुल के जो सभापति है वो सभा बना के इस महाजनपद का क्या किया करते थे, शासन किया करते थे, जिसमें लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे और उनकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। अब याद रखना कि संघ कौन सा है, संघ तो है साहब वज्जी। वज्जी में कितने कुल हैं, 8 कुल हैं। अब इस 8 कुल में एक इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिच्छवी है। कौन सा है, लिच्छवी है। और लिच्छवी जो कुल है इनकी राजधानी आपको कहां देखने को मिलेगी, इनकी राजधानी आपको वैशाली देखने को मिलती है। क्या वज्जी महासंघ ये गणराज्य है या यहाँ पे आपको मोनार्की देखने को मिलेगी, तो ये क्या है, रिपब्लिक है। ये गणराज्य वंशानुगत राजा के बजाय कुलीन वर्गों के एक परिषद जो असेंबली हुआ करती थी उसके द्वारा सामूहिक रूप से क्या किया जाता था, इन पे शासन किया जाता था। इसमें अब वहां हमने देखा बिंबिसार प्रमुख है, यहाँ पे अजातशत्रु के साथ संघर्ष होगा और मगध के राजा अजातशत्रु के लिए ये गण संघ एक बड़ी बाधा था जिसे सैन्य बल से जीतना कठिन था क्योंकि इसकी सामूहिक स्वतंत्रता मजबूत थी। अब आप सोचो 8 कुल हैं और इनकी सामूहिक स्वतंत्रता है, तो इस पे काबू करना मतलब क्या है कि 8 कुलों पे विजय प्राप्त करना होगा, तो काफी मुश्किल है। तो क्या करना होगा, सैन्य शक्ति से तो ये नहीं हो पाएगा, तो फूट डालो और जीतो। तो ये जो अंग्रेजों ने सीखा कि फूट डालो राज्य करो, कहां से सीखा जा रहा है, अजातशत्रु से सीखा जा रहा है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार को लिच्छवियों में आंतरिक कलह और फूट डालने के लिए भेजा, जिसके बाद सैन्य आक्रमण करके वज्जी पर विजय प्राप्त की गई। तो चाहे आप देखोगे मराठाओं किसके साथ, चाहे आप देखोगे मैसूर के साथ, चाहे आप देखोगे बंगाल में, चाहे आप देखोगे पंजाब और सिंध में, अंग्रेज भी तो यही काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे अजातशत्रु ने बहुत पहले कर लिया था, फूट डालो और राज करो का। लिच्छवी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कुल है इसमें अपने मंत्री को भेजा किसके लिए, आंतरिक कलह उत्पन्न करने के लिए, और वहां से आसानी से क्या किया जा सकता था, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आगे चलते, महाजनपदों के नगर या जैसे हम लोग कह रहे थे कि इसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, तो द्वितीय नगरीकरण लगभग 600 ईसा पूर्व में गंगा घाटी के नगरों को उदय को हम क्या कह सकते हैं, ये सेकंड अर्बनाइजेशन था और ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 1000 वर्ष बाद हो रहा है। तो 1000 वर्ष बाद ये दूसरी जो शहरी सभ्यता है वो आपको भारत में देखने को मिल रही है, जिसमें प्रमुख नगर कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र, बनारस, वाराणसी जैसे शहर राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का क्या बने, केंद्र बने। हमने यही परिभाषा तो पढ़ी है किसकी, शहर की, कि आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होना चाहिए, प्राइमरी एक्टिविटीज से ज्यादा सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने चाहिए। भौतिक विशेषताएं की अगर अपन बात करें तो पहली बार आप देखोगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग हो रहा था, व्यापक किलाबंदी, क्योंकि राजा रह रहा है राजधानी में, फोर्टिफिकेशन की जरूरत है, उन्नत जल निकासी, ड्रेनेज प्रणाली आपको देखने को मिल रही है। इससे पहले कहां देखी थी हमने ये सब चीजें, सिंधु घाटी सभ्यता में। इस काल में धातु मुद्रा का प्रचलन तेजी से बढ़ा, तो यहाँ पे आपको मुद्रा देखने को मिलेगी, कॉइन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, मगध की राजधानी राजगृह के बारे में समझते हैं कि मगध के पास ऐसा कौन सा ज्योग्राफिकल एडवांटेज था जिससे मगध का उदय इतनी तेजी से हुआ। राजगृह जिसका प्राचीन नाम क्या है, गिरिव्रज है। क्या है, गिरिव्रज था। 5 विशाल पहाड़ी वैभार, विपुल, रत्नागिरी, उदयगिरी और सूर्यगिरी से घिरा हुआ है। तो सोचिए 5 पहाड़ियों के बीच में आपको क्या मिली गई, अपनी राजधानी मिल गई। तो ये नेचुरली आपको क्या देंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह भौगोलिक स्थिति राजगृह को एक अत्यंत सुरक्षित प्राकृतिक दुर्ग बनाती थी। अब प्रकृति ने, नेचर ने आपको क्या दे दी, यहाँ पे सिक्योरिटी दे दी, जिसको भेदना लगभग क्या है, असंभव है। अजातशत्रु ने विशेष रूप से अवंती के संभावित सैन्य खतरे को सामना करने के लिए शहर को चारों तरफ से पत्थर की दीवारों से एक मजबूत किलेबंदी करवाई, तो फोर्टिफिकेशन भी करवा दिया। आज भी आप देखोगे महत्वपूर्ण किलों की आप बात करें तो कहाँ मिलते हैं आपको, राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में किले के आसपास क्या मिलती है, किलेबंदी आपको देखने को मिलेगी। वैसी किलेबंदी आप कहाँ से सीखी गई, राजस्थान ने मगध से सीखी, राजगृह से सीखी। राजधानी के रूप में राजगृह के मगध ने
प्रारंभिक शासकों को बाहरी हमलों की चिंता के बिना अपने विस्तार और एकीकरण की नीतियों पर ध्यान करने की अनुमति दी। अब आपके पास जब इतना सिक्योर प्लेस होता है तो आप ये तो इस बात से आप आश्वस्त हो जाते हो कि भाई बाहरी आक्रमण नहीं होगा। जब बाहरी आक्रमण से आप आश्वस्त हो गए तो आप किस पे ध्यान दोगे? अपने आंतरिक चीजों को कैसे सुधारा जाए, आप विस्तार कैसे करोगे, इस चीज पे आप क्या करोगे? ध्यान दिया जाएगा। मगध की दूसरी राजधानी बनती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना की स्थापना राजा उदयन जो था उसके द्वारा गंगा और सोन नदियों के संगम पर की गई। तो ये भी आप देख रहे हो वाटर जो फोर्ट श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। जल दुर्ग, यह नगर गंगा नदी के साथ साथ सोन और गंडक जैसी सहायक नदियों के संगम पर स्थित था, जिससे ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। जल से घिरा होने का फायदा यह है कि बड़ी सेना आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेगी? इस इलाके में देखने को नहीं मिलेगी। नदियों ने सैन्य परिवहन, रसद आपूर्ति और आंतरिक तथा बाह्य व्यापार के लिए सबसे सस्ता और कुशल मार्ग प्रदान किया। अब आपको व्यापार करना है, व्यापार करने के लिए सबसे सस्ता साधन क्या है? आज भी आप देखोगे जो जल जो परिवहन है वो सबसे सस्ता साधन है। तो वो सारे परिवहन के साधन किसको मिल गए? अब पटना को मिल गए, मगध को वो मिल गए। पाटलिपुत्र के ये केंद्रीय और सुरक्षित स्थिति मगध के उत्कर्ष और मौर्यों के तहत भारत की पहली महान राजधानी बनने में सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस किसके लिए बन गया? मगध के लिए ये बन गया था। अब मगध का राजनीतिक विकास, जो राजवंश है उसको समझते हैं कि कौन कौन से राजवंश आप देखोगे, और इसी में आगे जाके हम लोग जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश है मौर्य राजवंश, वो हम उसे पढ़ेंगे। हम बात करेंगे हर्यक वंश की, हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की, नंद वंश की, और राजवंशों की निरंतरता हम देखेंगे कि भाई एक के बाद एक क्या आते जाएंगे, लगातार राजवंश आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस इलाके पे हर कोई क्या चाहता था? मगध पे हर कोई क्या चाहता था? अपना कंट्रोल चाहता था। ठीक है। सबसे पहले आप हर्यक वंश में बिंबिसार को देखोगे। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलेगा। बिंबिसार ने विजय, विवाह और कूटनीतिक मित्रता की त्रिस्तरीय नीति को अपनाया। तो जहां पे लड़ाई कर सको वहां पे विजय कर लो, दूसरी चीज जहां पे प्रेम से काम बन जाए वहां पे विवाह कर लो, और तीसरा कूटनीतिक मित्र, डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए। और प्रारंभिक जो अवस्था थी, प्रारंभिक जो मगध का उदय था, उसमें तीनों चीजें क्या कही? बड़ी काम में आई। वैवाहिक गठबंधन, उसने कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से विवाह किया, कौशल से, और जिससे दहेज में क्या मिल गया? इसे काशी मिल गया। काशी का राजस्व कैसे प्राप्त हो गया? बिंबिसार को प्राप्त हो गया। और मगध और कौशल की शत्रुता क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब एक तरफ तो कौशल मिल गया, दूसरी तरफ आपको काशी का राजस्व मिल गया। तो देखो फायदे का सौदा हुआ है। अंग का विलय, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर मगध में मिला लिया। अंग को जीत लिया गया तो विजय भी हो गई, और विवाह के साथ देख रहे हो संबंध बन गए। कूटनीतिक संबंध, उसने अवंती के शक्तिशाली राजा प्रद्योत के साथ मित्रता बनाए रखी, जिसके लिए उसने राज्यवैद्य जीवक को इलाज करने के लिए भी भेजा। तो अब आप देख रहे हो आज भी आप देखोगे डिप्लोमेटिक रिलेशन इसी तरीके से होता है। कोई जैसे भारत ने कोविड के टाइम पे अगर आपको याद हो तो क्या की गई थी? वैक्सीन डिप्लोमेसी आपने उस समय देखी, किसकी? भारत की। तो बिल्कुल वही चीज आप देख रहे हो क्या, कहां से सीखी भारत ने? जो बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने अपना जो वैद्य था, क्या नाम था? राजवैद्य जीवक को इलाज करने के लिए भेजा। तो त्रिस्तरीय जो प्रणाली है वो आपने देखी हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार की। दूसरा चलते, अजात शत्रु कौन है? अजात शत्रु, अजातशत्रु को कहा जाता था ये क्या है? पितृहंता है, इसीलिए कलर नहीं है इसमें, पितृहंता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसे पितृहंता कहा गया। और क्यों पितृहंता कहा जा रहा है? क्योंकि अपने पिता को की जो मृत्यु है वो किसने करी थी? अजातशत्रु ने की थी। साथ ही साथ इन्होंने वज्जी जो महासंघ है इसको जीतने के लिए 16 वर्ष तक संघर्ष किया था। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक कितने संघर्ष किया अजातशत्रु ने वज्जी महासंघ को जीतने के लिए? उसने अपने मंत्री वर्षकार को लिच्छवियों के में आंतरिक फूट डालने के लिए भेजा, हमने देखा था। साथ ही साथ उसने युद्ध में 2 नवीन हथियारों का प्रयोग किया। कौन कौन से? एक तो है रथ मूसल, कौन सा? रथ मूसल, और दूसरा है महाशिला कंटक। तो 2 प्रमुख हथियार किसने यूज करे थे? अजातशत्रु ने किए थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। नेक्स्ट किंग की हम बात करें तो उदयन ने क्या किया था? प्रमुख बात तो ये पता होनी चाहिए आपको, जो मगध की राजधानी आपकी हो जाएगी पाटलिपुत्र हो जाएगी। उदयन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और उसे राजधानी बनाना था। तो उदयन ने काम किया था कि अपनी राजधानी जो पहले राजगृह थी अब कहां पहुंच गई? पाटलिपुत्र में पहुंच गई। उसने महसूस किया कि पाटलिपुत्र की केंद्रीय और जल सुरक्षित स्थिति राजगृह से कहीं बेहतर है, जिससे साम्राज्य को नियंत्रण करना आसान हो गया। जब साम्राज्य को
नियंत्रण करना आसान हो जाएगा तो साम्राज्य का कंसोलिडेशन शुरू होगा। तो उदयन ने एक काम और किया कि पूरे जो राज्य था उसका कंसोलिडेशन करना शुरू किया। उसने शासनकाल में मगध का साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों के किनारे तक फैल चुका था उदयन ने, और उसने उसको क्या करा, कंसोलिडेट किया। और कंसोलिडेशन में मदद किसने करी, पाटलिपुत्र की ज्योग्राफिकल लोकेशन ने। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने क्या किया, सबसे पहले अवंती पर विजय प्राप्त करी। इस वंश की सबसे बड़ी और निर्णायक उपलब्धि है कि मगध के सबसे शक्तिशाली और लगभग 100 वर्षों के प्रतिद्वंदी अवंती पर विजय प्राप्त किसने करी, शिशुनाग वंश ने की। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और उस पर विजय प्राप्त करने के बाद मगध के लिए उत्तरी भारत में कोई अन्य प्रमुख खतरा नहीं बचा। हिमालय के तलहटी से लेकर आप सोचो उज्जैन तक केवल एक आपको प्रमुख जनपद देखने को मिल रहा है जिसका नाम क्या है, मगध। शिशुनाग ने अस्थायी रूप से राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया, और ये कैसा था, ये परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था, अस्थायी रूप से किया गया था। इसी समय द्वितीय बौद्ध संगीति भी हुई। उसके उत्तराधिकार कालशोक, जिसे काक वर्ण भी कहा जाता है, के संरक्षण में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और इसके बाद भारत के इतिहास में जो वंश सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो नंद वंश है। और इसके बाद आप देखोगे कौन सा वंश शुरू होता है, मौर्य वंश। महापद्म नंद आपको देखने को मिलेगा 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। शूद्र मूल का उत्थान, पुराणों के अनुसार महापद्म नंद का शूद्र मूल का था, जिसने अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा से पारंपरिक क्षत्रिय शासकों को चुनौती दी और उन्हें पराजित किया। तो शूद्र मूल से आया एक व्यक्ति क्या बना, यहाँ पे राजा बना, और क्षत्रिय राजाओं को इन्होंने क्या किया, बीट किया। उसने एकारट और सर्व रक्षांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाली जैसी भव्य जो टाइटल्स है, जिन जो उपाधियां थी वो किसने धारण करी, इन्होंने महापद्मनंद ने अपने नाम के आगे एकारट और सर्व क्षत्रांतक जैसे उपाधियां जैसे टाइटल लगाए। अखिल भारतीय विस्तार, उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और शायद दक्कन के कुछ हिस्सों तक भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार ये हमको देखने को मिलता है। अब आप सोचो कि उज्जैन से भी नीचे हम पहुंच रहे हैं, दक्कन तक पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ कहां तक, कलिंग, उड़ीसा तक भी लगातार, पहले छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा तक भी विस्तार हो रहा है, कलिंग तक विस्तार हो रहा है, किसका, मगध का। वित्तीय और सैन्य शक्ति की बात करें तो नंदों की जो विशेष बात यह थी कि इनके पास अपार धन संपदा और विशाल सैन्य शक्ति ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक जो नींव है वो प्रदान करी। उनके पास बहुत पैसा था, किसके पास, नंदवंश के पास। तो जो नेक्स्ट जो शासक आएंगे उनको पैसों की दिक्कत नहीं होगी। धनानंद और सिकंदर का आक्रमण। धनानंद राजा के बारे में आपको सबको पता होगा। इसी समय क्या हो रहा था, सिकंदर आक्रमण कर रहा था। इससे किसने लड़ाई करी थी, पोरस ने लड़ाई करी थी, और पोरस निश्चय ही उस युद्ध में जीता था और सिकंदर को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया था। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ समय में आप अपनी किताबों में भी पढ़ोगे। अभी तक जो इतिहास हमसे छुपाया गया वो जल्दी आपके सामने होगा। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद अपने वंश का अंतिम शासक था, जो अपनी क्रूरता और अत्यधिक कर संग्रह के लिए अपनी प्रजा के बीच अति अलोकप्रिय था। इसी के बाद आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में जब यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो नंदों की सेना की शक्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। नंद वंश के बारे में किसी भी जानकारी थी, अलेक्जेंडर को भी जानकारी थी, सिकंदर को भी जानकारी थी। नंदों की सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक और 6,000 युद्ध हाथी थे। इतनी विशाल सेना थी किसके पास, नंदों के पास। सिकंदर का भय, मगध की इस विशाल सैन्य शक्ति के भय से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। तो नंद वंश भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसका राजा याद रखना। धनानंद के समय किसने आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था। मगध की सफलता का सारांश अगर आप देखो और इसके बाद आप देखते हैं धनानंद के बाद तो इतना अलोकप्रिय राजा था कि इसके बाद मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। तो मगध की सफलता का जो सारांश है उसको समझते हैं। हर्यक वंश बिंबिसार साम्राज्य की नींव रखता है। शिशुनाग वंश सीमाओं को उत्तर से लेकर पश्चिम तक लगातार विस्तार करता है, सुरक्षित करता है। नंद वंश ने क्या किया, भौगोलिक सीमा का विस्तार किया और अपार धन संपदा एकत्रित की। ये सभी चीजें क्या करेंगी, ये बेनिफिट करेंगे आने वाले वंश मौर्य वंश को। क्या करेगा,
करेगा, मौर्य वंश को करेगा। यूपीएससी परीक्षा की अगर अपन बात करें तो मगध की सफलता केवल उनके शासकों की महत्वाकांक्षाओं पर नहीं बल्कि भौतिक लाभों की उपलब्धता पर बढ़ती विश्लेषण करें। इस तरीके का एक सवाल हो सकता है कि शासकों की महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि भौगोलिक स्थिति ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, किसके लिए? मगध के उदय के लिए। तो यहाँ पे आपको भौगोलिक स्थिति बताना पड़ेगा, मानवीय प्रयास किस तरीके से राजाओं की महत्वाकांक्षा थी और वो लगातार युद्ध लड़ रहे थे। हमने देखा 100 वर्षों तक संघर्ष चला, कहीं पे 16 वर्षों तक संघर्ष चला। और यह प्रश्न इतिहास के भौगोलिक जो नियतिवाद है, ज्योग्राफिकल डिटरमिनिज्म और मानवीय एजेंसी, ह्यूमन एजेंसी के बीच संतुलन स्थापित करने की मांग करता है। तो हमको यहाँ पे दोनों चीजें बतानी पड़ेगी कि ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन फैक्टर भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मगध के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका, तो हमने जैसा देखा था कि प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र नदियों के बीच में बनाया गया, नदियों के संगम पे बनाया गया, प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क और चावल के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पे मौजूद थी। छोटा नागपुर के जंगलों में युद्ध हाथियों की जो उपलब्धता थी वो बहुत आसानी से थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि 2000 से ज़्यादा हाथी किसकी सेना में थे? नंद जो वंश थी उसकी सेना में थे। मगध के भूगोल ने उसे एक अद्वितीय संसाधन, आधार और अभेद्य सुरक्षा प्रदान की थी। ठीक है, सफलता का कारण हमने देखा लोहा, लोहे से आसानी से क्या हो सकती है? खेती हो सकती है और हथियार बनाए जा सकते हैं। तो लोहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने? आयरन ने। लौह संसाधनों की रणनीतिक उपलब्धता ने मगध को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर अत्यंत और अन्य महाजनपदों से स्थायी रूप से कैसे रखा? आगे रखा। दूसरी चीज, दोहरी सामरिक राजधानी, चाहे बात करें राजगृह की, चाहे बात करें पाटलिपुत्र की, दोनों ही राजधानी कैसी है? बहुत ही सुरक्षित है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तीसरा, उर्वरक जो जलोढ़ मिट्टी है, फर्टाइल लैंड है, आसानी से क्या की जा सकती है? खेती की जा सकती है और धान की खेती बहुत अच्छे से होती थी इस इलाके में, और जो किसका आधार बनी? राजस्व का आधार भी बनी। परिवहन की सुविधा, नदियां थी और नदियों ने परिवहन को बहुत आसान करती, जिससे व्यापार और जो मिलिट्री मोबिलिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किसको देखने को मिला? मगध को देखने को मिला। नगरों का उदय और मुद्रा अर्थव्यवस्था, अब एग्रीकल्चर सरप्लस है उसको बेचना है, सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, मार्केट्स बनेंगे, और उन मार्केट्स में जब आप व्यापार करोगे तो आपके पास मुद्रा का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस समय आपको पंचमार्क कॉइन्स आपको देखने को कहाँ मिले थे? मगध में देखने को मिले थे। मगध की सैन्य श्रेष्ठ, मगध के पास हमने देखा 2 लाख उस समय पैदल सैनिक थे। आप उनके पास हाथी हुआ करते थे जो युद्ध में लड़ते थे। हाथी दुर्गों की दीवारों को तोड़ने, विशेष रूप से मध्य गंगा घाटी के दलदल या कीचड़ वाले क्षेत्रों में मोबिलिटी, फास्ट मोबिलिटी प्रोवाइड कौन करता था? हाथी करता था। ठीक है, महत्वाकांक्षी और साहसी शासक, चाहे बात करें बिंबिसार की, अजातशत्रु की, कालशोक की, उदयन की, ये हर्यक वंश की हमने बात करें, इसके बाद नंद वंश की भी हम बात करें, तो लगातार एक के बाद एक शासक जो आपको देखने को मिलेंगे, एक के बाद एक वंश जो आपको देखने को मिलेंगे, कैसे थे? बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वो चाहते थे कि अपने साम्राज्य का क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। और तीसरा, परंपरा से मुक्ति, उस समय जैनिज्म और बुद्धिज्म लगातार अपने पीक पे था। जितने भी रिचुअल्स हैं जहाँ पे राजा अपना राजस्व क्या करता था? बहाता था, बहुत खर्चा किया करता था, उन सभी चीज़ों से मुक्ति किनको मिलेगी? इन राजाओं को मिलेगी। इसीलिए आप देखोगे, चाहे बात करें हर्यक वंश की, चाहे बात करें नंद वंश की, ये सभी लोग बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। मगध का राजनीतिक मॉडल, स्थायी केंद्रीकरण, तो एक राजा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि राजा नहीं है और एक के बाद एक महत्वाकांक्षी राजा हुए, तो जो सेंट्रल पावर है हमेशा कैसी मिलेगी? आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगी। व्यावसायिक सेना, राजस्व के आधार पर एक बड़ी और व्यावसायिक स्थायी सेना का गठन किया गया। अब आपके पास एग्रीकल्चर सरप्लस है, इजीली टैक्स आप वसूल सकते हो। जब टैक्स है तो आप स्थायी सेना का प्रबंधन कर सकते हो। तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मगध में आपको देखने को मिलती है। मगध और मौर्य साम्राज्य की नींव, अब मगध और लास्ट में हमने देखा नंदवंश जिसके पास अपार धन संपदा थी। उस समय आप सोचिए, विश्व को जीतने वाला जो योद्धा है वो भारत में ब्यास नदी को भी क्रॉस नहीं कर सका। इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना भारत के पास थी। वो सब मौर्य साम्राज्य जो विश्व का महानतम साम्राज्य, उसकी क्या रखी? उसने नींव रखी। मगध के उत्कर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक भौतिक और राजनीतिक आधार प्रदान किए। नंदों का योगदान
मान्यता कि इनके पास अपार धर्म संपदा थी, एक विशाल अनुभवी सेना चंद्रगुप्त मौर्य को विरासत में मिली। साथ ही साथ मगध द्वारा विकसित केंद्रीकृत क्षेत्रीय राज्य का सफल मॉडल, ये पहले से किनको पता था? मौर्यों को पता था। तो मौर्यों को विरासत में जो चीजें मिली उसके आधार पर आप देखोगे मौर्य वंश जो है वो विश्व का महानतम वंश बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और शुरू करेंगे विश्व के महान वंश की कहानी, मौर्य वंश की कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।